अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब चलते हैं सबसे पहली खबर की तरफ, और सबसे पहली खबर हम डिस्कस कर लेते हैं हामिद मीर की। हामिद मीर जो हैं उनके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि अब तक की जो खबरें हैं, जो इतलात हैं, वो यही हैं कि उनको और उनके प्रोग्राम को हमेशा के लिए, वो कहते हैं ना, वड़ दिया गया है। अब वो मामलात क्या हुए हैं, ऐसा क्या कर दिया हामिद मीर ने, या ऐसा कौन सा नुक्ता है जिसको क्रॉस कर गए, कौन सी रेड लाइन है जिसको उन्होंने क्रॉस कर लिया, उसके हवाले से मैं आपको जो है वो बताना चाहूंगी। लेकिन साथ ही मैं पहले ये आपको बता दूं कि ट्विटर के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है, और हामिद मीर जो हैं उनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर आपको यहाँ पर एक थंबनेल भी नजर आ रहा होगा। ये बहुत सारे लोग इसको शेयर कर रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है जी, हामिद मीर कौन, क्वेश्चन मार्क, और आगे लिखा जा रहा है गद्दार या मुहिब्बे वतन। अब हामिद मीर को जो है वो गद्दार वतन कहा जा रहा है। आखिर हामिद मीर ने ऐसा क्या किया है, उसके बारे में मैं आपके साथ जो है वो खबर शेयर करूंगा। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि एक जनरल साहब हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है कि मुबैना तौर पे उन्होंने बेसिकली जो है वो हामिद मीर के प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी लगवाई है, और अब वो कभी भी ये प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। और इससे पहले भी उनके ऊपर पाबंदियां लगी रही हैं, और आपको पता है कि वो छोड़ के भी चले गए थे एक दफ़ा जियो, फिर उन्होंने कोई और चैनल भी ज्वाइन कर लिया था, बीच में उनके ऊपर बड़ी सख्त पाबंदियां भी लगी। यहाँ तक कि एक मरतबा उनके ऊपर गोली भी चलाई गई, लेकिन कहा गया कि उन्होंने अपना वतन जो है, अपना मुल्क नहीं छोड़ा। लेकिन वो इन चीज़ों से भी बाज नहीं आए, उस तरह के बयानात देने से भी बाज नहीं आए। अब जनाब मैं आपको बताती हूँ कि असल मामला है क्या, लेकिन असल मामले से पहले मैं आपको उनके दो क्लिप सुनवाना चाहती हूँ। ये दो क्लिप्स हैं, एक में उन्होंने बड़ी शॉकिंग पिंक सी टाई लगाई हुई है, और एक है जिसमें उन्होंने ब्राउनिश किस्म की जो है ना वो टाई लगाई हुई है। और कुछ लोग ना जनरल मुश्ताक हैं, कोई, मैं तो उनको पर्सनली नहीं जानती, लेकिन यहाँ जो ये आप, मैं बल्कि चाहती हूँ कि मेरा एडिटर जो है ना ये अकाउंट दिखाए, ताकि मैं बताऊँ कि भाई मैं खुद से नहीं आपको बता रही। ये ईस्ट कोस्ट एवेंजर के नाम से एक अकाउंट है जिन्होंने ये क्लिप्स शेयर किए हैं, और साथ में उन्होंने लिखा है कि जनरल मुश्ताक ने जियो इंतजामिया को धमकियां देकर हामिद मीर को 2 हफ्ते के लिए जबरी रुखसत पे क्यों भिजवाया। वीडियो देखिए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के लिए भिजवाया, कुछ लोग कह रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए भिजवाया। मैं असल मामला अभी आपको बताती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जरा ये जो 2 क्लिप्स इन्होंने शेयर किए हैं, जरा सुनिए कि हामिद मीर जो हैं वो रियासती इदारों के बारे में कह क्या रहे हैं। इस सवाल पे गुफ्तगू की कि इलेक्शन को फेयर एंड फ्री कैसे बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन का किरदार, सुप्रीम कोर्ट का किरदार और इदारों का किरदार, लेकिन एक किरदार पाकिस्तान के आम आदमी का भी है। भले वो कितनी मुश्किलात का शिकार है, भले उस पर किसी का कितना ही दबाव है, लेकिन जब वो इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन पर जाके वोट डालेगा तो जिस जगह पे उसने ठप्पा लगाना है वहां पे तो उसको कोई नहीं देख रहा, तो वहां पे वो ठप्पा भी लगाए और उसके बाद वापस आए और उसके बाद खड़ा हो जाए पोलिंग स्टेशन के बाहर, और उस वक्त तक वापस ना जाए जब तक कि उसको रिजल्ट नहीं मिलता। तो कुछ ना कुछ फर्क आप जरूर डाल सकते हैं, कुछ ना कुछ ताकत जो है वो वोट की पर्ची में आपके पास है। तो वो जो वोट को इज्जत दो का नारा है ना, तो वो सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, आप खुद उस पर अमल दरामद करके पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं। एक नुक्ते पे इन तीनों का आज हमें इत्तेफाक नजर आ रहा है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में इलेक्शन होना चाहिए, आम इंतखाबात होने चाहिए। वो लोग जो इन इंतखाबात को हीले बहानों से मुलतवी कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी खिदमत में गुजारिश है कि आप बाज आ जाएं, क्योंकि फायदा इसमें पाकिस्तानी कौम का नहीं है। अगर इलेक्शन मुलतवी हुआ तो फायदा सिर्फ आपका होगा, आपका जाती फायदा है, इसमें आपका जाती सियासी मुफाद है इलेक्शन को मुलतवी कराने में, क्योंकि शायद आपका टेन्योर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस काम से बाज आ जाएं, और हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी जो है इस किस्म की साजिशों का रास्ता रोकने के लिए बहुत जल्द कोई ना कोई हिकमत अमली इख्तियार करेंगे और कोई ऐलान भी करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, ये आप लोगों ने सुन लिया। इसके बाद मैं आपको एक और छोटा सा क्लिप दिखाना चाहती हूँ, ताकि फिर मैं जब आपको हकीकत समझाऊं तो आपको समझ में आए एग्जैक्टली। अब इस फ्रेम के अंदर 3 एंकर्स बैठे हुए हैं, एक वसीम बदामी बैठे हुए हैं, और राइट साइड पे जो हैं वो बैठे हुए हैं जी अपना मोहतरम साहब हामिद मीर, और दूसरी साइड पे बैठे हुए हैं जनाब अली, कौन, काशिफ अब्बासी। अब काशिफ अब्बासी जो हैं, आपको पता है कि ये कितनी बदतरीन किस्म की तनकीद करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर, और बड़ी ही गलत किस्म की बातें जो हैं ये बाज़ दफ़ा कर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो क्या कह रहे हैं जरा मुलाहिज़ा फरमाइए। नहीं जी, मेरा ख्याल है मैंने आज तक मैं जात की बात करने लगा, मैं किसी और की बात नहीं करना चाहता। मेरे पे नाम डायरेक्टली देखिए, 5 साल मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में हमने पनामा किया,
बहुत सारा कुछ किया जो कि जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया. किसी ने डायरेक्टली मुझे आज तक फोन करके नहीं कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, उसको यानी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फोन आया. कभी मुझे फोन करके मैं जात की बात करने लगा, Okay. ये चैनल पे Now, बात नहीं करता, मैं किसी और की नहीं okay, करता. point again. Now मुझे let's किसी talk ने नहीं about कहा, media मुझे as a करने whole. क्योंकि ज़ाहिर हम एंकर्स की बात कर रहे हैं, अब ज़ाहिर है अब फील्ड रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, और टू बी फेयर नसीब, मैंने ये बात कही है कि मुझे नून लीग के दौर में भी कभी फोन नहीं आया. ये बात मैं सिर्फ जी, तो आपने सुना कि काशिफ अब्बासी ये कह रहे हैं कि मैंने इतनी ज़्यादा तनकीद की, उसके बावजूद भी आज तक मुझे कभी पीएमएलएन की तरफ से कोई कॉल नहीं आई. कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारे बारे में जो खबरें शेयर कर रहे हो वो गलत हैं या वो सही है या आपको ये नहीं करनी चाहिए या आप रुक जाओ. ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं किया. तो आपने देखा कि हामिद मीर जो है वो कितना मूड बना के बैठे हुए हैं. क्यों कि हामिद मीर साहब जो हैं वो हमेशा से एक तासुर देते आए हैं, और वो तासुर ये रहा है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनको उनके ऊपर कदगन लगाई जाती है. वो जितनी सच्चाई के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो सच्चाई नहीं उनको बोलने दी जाती. जबकि उन्हीं के जो दोस्त हैं जो खुद बड़ी बदतरीन तनकीद करते हैं वो कहते हैं मुझे तो आज तक किसी ने नहीं रोका. अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक खबर शेयर करना चाहूंगी. ये दानिश मसूद हैं जी, इन्होंने ये खबर शेयर की है, और ये भी एडिटर आप दिखाना है क्योंकि तमाम मैं सोर्सेज आपको साथ साथ बताना चाहती हूँ. अब वो क्या लिख रहे हैं, ऊपर वो लिखते हैं कि कैपिटल टॉक वाला तो वड़ गया. नीचे वो लिखते हैं कि हैशटैग हामिद मीर के सॉफ्टवेयर अपडेट्स की इतलात मौसूल हो रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि वजह क्या बनी. आगे वो कहते हैं कि हामिद मीर के एकदम से तेवर बदलने के पीछे एक अहम राज है, और वो राज ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी अगली मुंतखब हुकूमत में दूर दूर तक उनका कोई नामो निशान नजर नहीं आता. हामिद मीर जो है वो कट्टर पीपल्स पार्टी का बंदा है, और उसे जब इस बात का अंदाजा हो गया कि पीपल्स पार्टी ऑन ग्राउंड और ऑफ ग्राउंड दोनों जगह फ्लॉप हो चुकी है, तो हामिद मीर ने अपनी भड़ास निकालने के लिए अदलिया और पाक फौज पर मुसलसल ऐसे वार करना शुरू कर दिए जैसे हामिद मीर को अडयाला में फेंक दिया गया हो या हामिद मीर को बोलने की इजाजत ना दी गई हो. यानी वही बात आ गई कि हामिद मीर जो पिछले काफी दिनों से प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसमें वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि जो एस्टैब्लिशमेंट है या जो इदारे हैं या जो सियासतदान हैं या जो नवाज शरीफ वगैरह हैं ये उनको बोलने नहीं दे रहे, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं. आज हामिद मीर साहब इस बात का इजहार कर रहे थे कि आज़ादी सहाफ़त नहीं है और बोलने पर भी पाबंदी है, लेकिन दर हकीकत ये एक प्रोपेगेंडा है और हामिद मीर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जानबूझकर फसाद फैलाना चाह रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान का अंदरूनी दुश्मन यानी कि तारीख के इंतशार जो हैं वो आगे डैश गाली दे के लिखते हैं कि उसकी तरह मुंह खोलकर तैयार बैठे हैं. आगे वो लिखते हैं आप जरा सोशल मीडिया पर नजर दौड़ाएं तो हामिद मीर को सारी सपोर्ट उन्हें तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनकी तरफ से मिल रही है. जैसे ही मुल्क में इस्तेहकाम होना शुरू होता है तो हामिद मीर जैसे बबोड़े, पता नहीं ये ब्योड़े क्या लिखा हुआ है उन्होंने, फसादियों का टोला नमूदार होता है और मुल्क में दोबारा ऐसी कैफियत पैदा कर दी जाती है जैसे कि पाक फौज या रियासती इदारे इस मुल्क के दुश्मन हो और सिर्फ इन फसादियों का टोला ही पाकिस्तान का खैर खा हो. अगर हामिद मीर के सॉफ्टवेयर में कुछ वायरस आ चुका है और वो क्रैश कर गया है, और यकीनन उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होना लाजमी है क्योंकि हामिद मीर सहाफत में एक नाम है, एक पहचान है, लेकिन सॉफ्टवेयर में वायरस आने की वजह से पूरे सिस्टम में वायरस फैल रहा है. जल्द से जल्द अपडेट करना उनका सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज़रूरी है. अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं हामिद मीर साहब की. हामिद मीर जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा चालाक हो गए हुए हैं. हमारे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था, मैं प्रोग्राम खबरनाक करती थी और ये हमारे शो में आए तो हमने इनको लाइव शो में बुलाया था. लाइव शो में अली मीर जो हमारे साथ डमी परफॉर्म करते थे वो मौलाना फजलुर रहमान बन गए थे. उन दिनों में भी जो हामिद मीर हैं इनके ऊपर एक बहुत मुश्किल आई हुई थी क्योंकि इनके ऊपर ब्लास्फेमी का एक केस चल रहा था. इन्होंने चलाकी ये चली कि इन्होंने कहा कि एक तो जियो का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं जितना मर्जी बोल दूंगा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दूसरा इन्होंने कहा कि जी क्यों ना मेरे ऊपर ब्लास्फेमी चल रही है तो क्यों ना मैं ये जो डमी बनी हुई है इसके ऊपर तनकीद करके अपनी ब्लास्फेमी को मिटा दूं. तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि वो तो एक मिमिक्री आर्टिस्ट थे, मिमिक्री आर्टिस्ट के ऊपर उन्होंने बदतरीन तनकीद करना शुरू कर दी. कहा कि आप इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं. हम लाइव बैठे हुए थे, लाइव शो ऑन एयर हो रहा था दुनिया के कितने मुल्कों में. तो हामिद मीर को उस वक्त भी हमारी जो इंतज़ामिया है उन्होंने सज़ा दी थी और उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे हमारी मैनेजमेंट ने इजाज़त दी थी हमारे बॉस को कि आप तमाम अखबारात में इसको छपवाएं. और जो जियो न्यूज़ का अखबार है मेरा ख्याल है उसमें भी खबर छपी थी कि हामिद मीर ने ये चालाकी करने की कोशिश किया. तो हामिद मीर जो है ना अक्सर पैंतरा बदल लेते हैं.
وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر دیتے ہیں, اور وہ جب کرتے ہیں تو اپنی طرف سے ایکسٹریم چلاکی کرتے ہیں. لیکن ایک بات وہ یاد رکھیں کہ ریاست کے ساتھ وہ کبھی ٹکر نہیں لے سکتے. ریاست کے ساتھ جب ٹکر لی تھی تو پھر ان کا وہ حال ہوا تھا نا جب ویل چیئر پہ آئے تھے سامنے. تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ اتنے سینئر اینکر پرسن ہیں, اچھا بولتے ہیں, تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے ساتھ ایسا برا ہو, لیکن ان کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. ریاست کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کرنا, لوگوں کو اس بات پہ اکسانا کہ آپ لوگ ووٹنگ والے دن اس طرح کرنا, ووٹ دے کے گھر تک نہ جانا, وہیں پہ کھڑے رہنا, یعنی آپ دوبارہ سے تخریب کاروں کو جو ہے وہ اکٹھا ہونے کی دعوت دے رہے ہیں. اس کی وجہ اگر یہ ہے کہ آپ کی وابستگی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, اور پیپلز پارٹی کی وابستگی آج کل جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے آپ اداروں کے اوپر اتنی بدترین تنقید کریں کہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے لڑوانا چاہتے ہیں. میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی, لیکن میں اس چیز کو بھی سپورٹ نہیں کرتی کہ ان کا پروگرام بند ہو جائے. ہاں, ان کو وارننگ دی جانی چاہیے, اور اگر 2 ہفتوں کے لیے پروگرام بند ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر ہمیشہ کے لیے بند ہوا ہے تو اس کو میں سپورٹ نہیں کرتی. اور میں اس چیز کو بھی سپورٹ نہیں کرتی کہ آپ جو ہے نا اتنے شدت پسند ہو کر کچھ بھی کرنا شروع کرتے ہیں. بہرحال چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اچھا, اگلی خبر جو ہے نا بہت ہی عجیب و غریب سی ہے, اور میں اس کو عجیب و غریب کیوں کہہ رہی ہوں میں اس کے بارے میں آپ سے بات کرتی ہوں. پہلے ذرا یہ دیکھیں کہ اسد علی طور جو ہے نا یہ اکثر بونگیاں مارنے سے باز نہیں آتے, لیکن اب کی بار انہوں نے بونگی نہیں ماری, لگ بونگی رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن نون لیگ جیتے گی, اور نواز شریف جو ہیں وہ 5 سال کے لیے نہیں بلکہ 2 سال کے لیے وزیر اعظم بنیں گے, اور اس کے بعد وہ اپنی حکومت جو ہے وہ مریم نواز کابینہ میں اعلیٰ عہدے پہ ہوں گی, تو ان کو دے کر تیسرے سال میں نواز شریف جو ہیں وزارت عظمیٰ جو ہے وہ مریم نواز کو منتقل کر کے چلے جائیں گے, یعنی دوبارہ لندن جا سکتے ہیں. اچھا, اب اس خبر کے اوپر اسد علی طور کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری بات نون لیگ کے ایک بندے کے ساتھ ہوئی, اور وہ ان کا بڑا اندر کا بندہ ہے. اس نے بھی میرے ساتھ نا آج سے تقریباً ٹھیک 18-20 دن پہلے یہ بات کی تھی. تو جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگی, اور مجھے یہ بات مناسب نہیں لگی کہ یہ کیا بات ہوئی. اچھا, اس نے مریم نواز کا نام نہیں لیا تھا, اس بندے نے میرے سامنے جو نام لیا تھا وہ شہباز شریف کا لیا تھا. اس نے کہا تھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ صرف 2 سال کے لیے وزیر اعظم بنیں گے, اور اس کے بعد وہ حکومت جو ہے وہ شہباز شریف کو دے کے چلے جائیں گے. اور اب اس میں امینڈمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسد علی طور کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف 2 سال کام کریں گے, اس کے بعد وہ مریم نواز کو پرائم منسٹر بنا کے جو پورا پنجاب ہے وہ حوالے کر دیں گے شہباز شریف صاحب کے. اچھا, یہ بات جو ہے نا یہ اس وقت بھی میں نے جب سنی تو میں بڑی ڈسٹرب ہو گئی, ابھی بھی میں نے جو سنی ہے وہ بہت ڈسٹرب. میں مانتی ہوں کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف ان کی اپنی فین فالوئنگ ہے, نو ڈاؤٹ. اگر کام کے حوالے سے, کارکردگی کے حوالے سے پوچھیں تو میری جو نمبر 1 چوائس ہے وہ شہباز شریف ہے. لیکن جو میاں محمد نواز شریف ہے نا, جو ان کا ایمبینس ہے, جو ان کا اورا ہے, جو ان کی فین فالوئنگ ہے, اور جو پارٹی ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جس دن وہ جلسے والے دن آئے تھے, آپ یقین کریں گے میں پورا راستہ اتفاق سے نا اس دن میں ہاسپٹل میں تھی, ورنہ میں نے جلسہ کور کرنے جانا تھا, میرے کچھ صحت کے مسائل چل رہے تھے. میں ڈاکٹر کے پاس سے جب واپس آئی تو مجھے اتنا رش تھا راستے میں کہ گھر والے نہیں لینے آ پا رہے تھے. میں نے ان سے کہا کوئی بات نہیں, میں اوبر پہ آ جاتی ہوں. تو میں اوبر پہ آئی تو اتفاق سے جو اوبر کا ڈرائیور تھا وہ بیچارہ یوتھیا تھا, اور میں رو رہی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں. میں نے کہا جی مجھے وہ جسے کہتے ہیں نا جذبات میں آ جانا, میں میاں محمد نواز شریف کی تقریر سن رہی تھی لائیو یوٹیوب پہ, اور میں لائیو کوریج دیکھ رہی تھی, اور میں بس میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. مطلب مجھے اچھا لگ رہا تھا ان کو دیکھنا سننا, اور میں جذباتی ہو رہی تھی. تو میاں محمد نواز شریف کے اندر وہ جذبہ ہے, ان کے اندر وہ لوگوں کو کراؤڈ پولنگ کرنا, کس طرح سے اٹریکٹ کرنا ہے اپنے فالوور کو, کس طرح سے انہوں نے ایک طرف لے کر جانا ہے, وہ ایک لیڈر والی جو خصوصیات ہے نا وہ نواز شریف میں ہے. وہ مجھے مریم نواز صاحبہ میں ابھی اس طرح سے نظر نہیں آتی, گو کے آگے جا کے وہی آگے آئیں گی, لیکن جو مقام میاں محمد نواز شریف کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ 2 سال میں چلے جائیں گے اور پارٹی ہینڈ اوور کر دیں گے تو میں اس چیز کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کروں گی. بہرحال آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اچھا جی, آپ اسکرین کے اوپر ایک تصویر دیکھ رہے ہوں گے یا ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاک رینجرز جو ہیں, پاکستان رینجرز کے جو افراد ہیں, وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ شادیوں کے اوپر جو ہے نا یہ جو بینڈ باجا بارات آتی ہے تو وہ بینڈ باجا بجا رہے ہیں. اس کے اوپر اب جو انصافیز ہیں, یوتھیاز ہیں, وہ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں, بڑی تنقید کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر کے اوپر. اور حرکت انہوں نے کیا کی ہے کہ جنرل عاصم منیر کا فیس جو ہے اس کو فوٹو شاپ کر کے نا, وہ جو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے تھرو ویڈیو بناتے ہیں, وہ بھی آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا. تو اب وہ کر کیا رہے ہیں کہ وہ جو رینجرز کے
बैंड बजाते हुए जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू ऊपर फिट करके ये बकवास कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि देखें जी आसिम मुनीर जो है उनका 1 साल मुकम्मल हुआ है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सर्वे कराया गया है तो पाकिस्तान के 95% अवाम ने जो जनरल आसिम मुनीर है उनको पसंदीदा शख्सियत करार दिया है और कहा है कि हमारे जितने भी मसाइल हैं उन्होंने उनको हल किया है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया और 1 साल में उन्होंने मुआशी तरक्की के प्लान के ऊपर भी अमल किया है। अब उस चीज़ से जेलस होकर इन्होंने हरकत क्या की है कि इन्होंने जनरल आसिम मुनीर के ऊपर एक तो उनकी तस्वीरें डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाई हैं, दूसरा उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि देखें जी आसिम मुनीर ने हमारी रेंजर्स को कहाँ तक पहुंचा दिया है कि रेंजर्स हमारे जो हैं वो शादियों में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अचानक से उनका वो कहते हैं ना कि आप यूथियों को अगर वैसे समझाओ ना इज्जत के साथ तो उनको इज्जत रास नहीं आती, उनको समझ नहीं आता कि सच क्या झूठ क्या है। तो उनको उन्हीं के तोड़ के मुताबिक वो कहते हैं ना आग को जो है ना वो आग नहीं बल्कि पानी बुझाए, तो उस पे पानी उन्होंने इस तरह से डाला कि उसी डीप फेक टेक्नोलॉजी से एक और वीडियो तैयार किया जो कि आदिल बाजा का था। उन्होंने कहा ये देखें जी ये भी रहा है आर्मी में, तो ये देखें जी बाजा शादियों के ऊपर बाजा बजा रहा है। तो अब लोग बड़े कंफ्यूज हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा कि असली वीडियो क्या है। एक तरफ जो है वो हमारे रेंजर्स नजर आ रहे हैं, एक तरफ जनरल आसिम मुनीर ये सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं शादियों में बैंड बाजा बजाते हुए, एक तरफ आदिल बाजा नजर आ रहा है। मामला क्या है? मामला ये है कि मैं आपको बताऊं कि जो शादियां होती हैं ना इस पे जो बैंड्स होते हैं ये बैंड बिल्कुल प्राइवेट होते हैं, इनका फौज से कोई लेना देना कोई ताल्लुक नहीं होता। अलबत्ता वो क्या करते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं ना हमें फौजी बैंड चाहिए, तो उसके लिए वो अपना यूनिफॉर्म वैसा बनवा लेते हैं और यूनिफॉर्म बना के वो कहते हैं जी हम रेंजर्स की उसमें आ जाते हैं, हम आर्मी के उसमें आ जाते हैं। तो वो उनकी खुशी है और वो शादियों में आके बैंड बाजा बजाते हैं, लोग खुश होते हैं, उनको इज्जत देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डीप फेक टेक्नोलॉजी से चीज़ें बना के उसका इल्ज़ाम हमारे रेंजर्स पे या हमारे इदारों पर लगा दें। शर्म से डूब मरो यूथियो। मैं रोज़ आप लोगों को डिकोड करके बताती हूँ, रोज़ाना प्रोपेगेंडे को ख़त्म करती हूँ। अगले दिन मैं उठती हूँ तो वो याजूज मजूज की तरह जो वो पूरी चाट की अपनी पूरी उन्होंने जनाब जी दीवार ख़त्म की होती है तो दीवार दोबारा खड़ी की होती है, प्रोपेगेंडे की दीवार। यानी कि इतने ढीठ लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। मैं सोचा करती थी कि जब दज्जाल आएगा सबको पता होगा, लेकिन कैसे लोग इतनी बड़ी उसकी फ़ैन फॉलोइंग बनेगी वो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे पहले दिखाओ बच्चे तुम्हें दिखाते हैं। जनाब ये थी आज की खबरें तो वैसे और भी मेरे पास बहुत है, मेरी पिटारी में इतनी खबरें हैं ना, ये देखें कितनी खबरें हैं, लेकिन टाइम खत्म हो गया। तो इतने टाइम में मेरे ख्याल से इतनी खबरें आज के लिए रहने देते हैं। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ तफसील जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।